नमस्ते। हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरोह प्रथम के गद्य खंड का अध्याय जामुन का पेड़, जिसके लेखक हैं कृष्ण चंद्र। तो इसका आधा अंश हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें क्या है कि एक व्यक्ति सेक्रेटरीट सचिवालय के लॉन में जामुन के पेड़ के नीचे दब जाता है। तो उसको विभिन्न युक्तियों से उसको निकालने का प्रयास न करके और उसकी फाइल को इधर उधर अन्य विभागों में भेज दिया जाता है। तो एक यहाँ हमने अंत में ये चर्चा कर रहे थे कि एक यहाँ सुझाव दिया जाता है एक क्लर्क के द्वारा कि इस आदमी को काट कर निकाल लिया जाता है, जिससे पेड़ भी बचा रहेगा। तो आगे बताया है कि आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। तो जब उन्होंने कहा कि उद्यान विभाग ने इसका विरोध कर दिया था कि हम पेड़ लगा रहे हैं और तुम पेड़ों को काट रहे हो, तो किसी क्लर्क ने ये बात कही थी कि इस व्यक्ति को ही क्यों न काट कर अलग कर लिया जाता है। तो एक सिरे से इधर से निकाल लेंगे और इधर से निकाल लेंगे, तो आपका जो पेड़ है वो यथावत बना रहेगा। और प्लास्टिक सर्जरी ने इतनी उन्नति कर ली है कि इसको दोबारा जोड़ दिया जाएगा, फिर से इसको दोबारा प्लास्टिक सर्जरी करके जोड़ा जा सकता है। तो इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया, अर्थात इस पर कार्रवाई की। जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची, उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का जो प्लास्टिक सर्जरी है, प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन भी सफल होगा, किंतु यह आदमी मर जाएगा। तो उसने यह सुझाव दिया कि ऑपरेशन हो जाएगा किंतु यह आदमी जीवित नहीं रहेगा। इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटरीट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, जो भी सचिवालय में जो सचिव हैं उन सब की यहाँ मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक दर्द भरी आह भरकर बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो ये मीर गालिब का शेर है। तो बताया है कि ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। कि मैंने ये मान लिया कि तुम्हें देर नहीं करोगे, विलंब नहीं करोगे, लेकिन जब तक तुम्हें खबर होगी, जब तक तुम ऐसा कुछ करोगे, व्यवस्था करोगे, तब तक मैं खाक हो जाऊंगा, अर्थात मिट्टी में मिल जाऊंगा। तो इस प्रकार से माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला कि क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया, हामी भर दी कि हाँ, मैं शायर हूँ। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया कि चपरासी ने क्लर्क को और क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी ही देर में सेक्रेटरीट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है, कवि है। तो शायर जो उर्दू में लिखता है वो शायर कहलाता है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए वहां पर उमड़ गया, पहुंचा। और इसकी चर्चा
पूरे शहर में फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटेरिएट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया। दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, वो वहां रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध न तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, न हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, न तो कृषि विभाग से है, न उद्यान विभाग से है, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से, सांस्कृतिक विभाग से है। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके इस अभागे कवि को फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल अब कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंच गई, उसके सचिव के पास पहुंच गई। बेचारा सेक्रेटरी सचिव उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरीएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तो वो सचिव कहता है, तुम कवि हो? उसने पूछा। तो दबे हुए व्यक्ति ने कहा कि जी हाँ। दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। तो सचिव ने पूछा, किस नाम से शोभित हो, कि आपका नाम क्या है? तब उस कवि ने कहा कि ओश, मेरा नाम है ओश। तो वो आश्चर्य के साथ कहता है, जोर से चिल्लाता है, ओश! जोर से चिल्लाकर, क्या तुम वही ओश हो जिसका गद्य संग्रह ओश के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? क्या तुम वही ओश हो जिसका गद्य संग्रह ओश के फूल अभी अभी प्रकाशित हुआ है, ताजा ही प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया कि हाँ, मैं वही कवि हूँ। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? क्या तुम हमारे इस अकादमी के सदस्य हो? सेक्रेटरी ने पूछा, साहित्य अकादमी। तो कवि ने मना कर दिया कि नहीं, मैं इसका सदस्य नहीं हूँ। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक, और सिर्फ हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में पड़ा है, यह दबा हुआ है। तो ये हमारी आंखों से किस प्रकार से ओझल हो गई, ये हमसे भूल कैसे हो गई। कितना बड़ा कवि होते हुए भी हमारी साहित्य अकादमी का सदस्य नहीं है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। तो वह कवि कहता है जो पेड़ के नीचे दबा हुआ है कि मैं गुमनामी में नहीं हूँ, मैं तो एक पेड़ के नीचे दबा हुआ हूँ और मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालो। तो ये व्यंग किया गया बार बार कि कितने विभागों से फाइल गुजरती रहती है, लेकिन फिर भी उस आम व्यक्ति पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और ये सरकारी कार्य प्रणाली को दर्शाया गया है इस व्यंग के माध्यम से। तो सचिव कहता है कि अभी बंदोबस्त व्यवस्था करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन तुरंत बोला और फौरन उसे अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है और यह लो तुम्हारा चुनाव पत्र। तो इस प्रकार से कागजी कार्यवाही की जा रही है, जबकि उसको पेड़ के नीचे से नहीं निकाला जा रहा है। लेकिन फिर भी वह कहता है कि मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने कहरा कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा हुआ है।
तो सेक्रेटरी कहता है कि यह हम नहीं कर सकते। सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया, अर्थात तुम्हारा नाम उस साहित्य अकादमी के सदस्य में जुड़वा दिया है। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दिला सकते हैं, अर्थात मुआवजा दिला सकते हैं, अगर तुम दरख्वास्त दो, अगर तुम इस प्रकार का निवेदन करो तो, या फिर इस प्रकार के अर्जी दो तो हम वह भी कर सकते हैं, तुम्हारे मरने के बाद मुआवजा दिलवा सकते हैं। तो वह कवि कहता है कि मैं अभी जिंदा हूँ। कवि रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो, कि मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे जिंदा ही रखो, मारो मत। तो सचिव कहता है, मुसीबत यह है, सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, संस्कृति से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं है कि हम कलम दवात से संबंध रखते हैं, हम पेड़ काटते नहीं है, और आरी कुल्हाड़ी से हमारा संबंध नहीं है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग को यह लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है, अर्थात उनको अर्जी भेज दी है, उनको फाइल भेज दी है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। किस पेड़ को काट दिया जाएगा, तुम्हारी जान जिससे बच जाएगी, वन विभाग वाले आएंगे। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, धीरे धीरे वह अपनी शारीरिक शक्ति को खो रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था, जीवन से संघर्ष कर रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। यह मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण इसका ये था, इस पेड़ को काटने से रोकने का कारण क्या था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पीटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में लगवाया था, सचिवालय के लॉन में लगवाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफी अंदेशा था कि पीटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे, कि इस पेड़ को काटने से हमारे पीटोनिया सरकार से संबंध बिगड़ जाएंगे, इसलिए उनको रोक दिया गया। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया कि तुम्हारे तो संबंध की बात है, यहाँ एक व्यक्ति की जान जा रही है, दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है। तो प्रति उत्तर में कहता है दूसरा क्लर्क कि यहाँ तो एक व्यक्ति की जान का सवाल है, जबकि वहाँ 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझो कि पीटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है, क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी का जीवन भी बलिदान नहीं कर सकते हैं? तो कहते हैं कवि को मर जाना चाहिए, क्या इस कवि को मर जाना चाहिए उनके बीच में? तो दूसरा क्लर्क कहता है कि निसंदेह, कि हाँ बिल्कुल मर जाना चाहिए उसको। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रिटेंडेंट को बताया कि आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो फैसला वे देंगे वो सबको स्वीकार होगा। कि प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं और उनको इस केस की फाइल भेजी जाएगी, वो जो भी आदेश देंगे वो सभी को स्वीकार हो जाएगा, वो जो भी फैसला करेंगे। तो शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो,
आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है, अर्थात स्वयं जिम्मेदार हो गए हैं। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है। किस फाइल का फैसला आ गया है? कल इस पेड़ को काट दिया जाएगा और तुम इस पेड़ से निकाल दिए जाओगे। मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पंक्ति उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी, अर्थात वह इस कागजी कार्यवाही या झूठे दिखावे, ये जो संवेदन शून्यता और अमानवीयता जो लोगों के अंदर थी, ये जो सरकारी कार्य प्रणाली थी, उसमें वह पिसता हुआ दम तोड़ चुका था। तो यही इस कहानी का व्यंग है कि किस प्रकार से जो सरकार की कार्य प्रणाली है वो आम जनता को दुखी करती है, उनका दम तोड़ देती है। तो अगले वीडियो में हम इस अध्याय के सभी प्रश्नोत्तर हल कर लेते हैं। धन्यवाद।